एवरीवन, क्या आप सभी को भी एमसीक्यू सॉल्व करने में मुश्किलें आती हैं या लिस्ट ऑफ हेडिंग के आपके आंसर्स हमेशा ही रॉन्ग जाते हैं, या फिर अगर तो बात आती है जी मैचिंग इन्फॉर्मेशन की, आपसे कभी इन्फॉर्मेशन मैच ही नहीं होती। तो ये जो आज की वीडियो है हमारी रीडिंग की, ये आपके लिए ही बनी हुई है, क्योंकि आज हम इसमें ये थ्री कैटेगरीज जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रीडिंग नेम्ड लुकिंग इन द टेलीस्कोप। सो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी कैटेगरीज को हम कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इसके पीछे टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, तो आप इस वीडियो के साथ बरकरार रहिए। और भी ज़्यादा कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन विद अवर कैटेगरीज। सो द फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो है वो है एमसीक्यूज, जिससे सारे के सारे बच्चे डरते हैं। एमसीक्यूज में अपने कुछ नहीं करना, आपने करना है जी क्वेश्चन को रीड, ऑप्शंस को आपने कभी नहीं रीड करना। पहले क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपने जाना अपनी लोकेशन पर, फिर आपने वहां से जो इन्फॉर्मेशन रीड की होगी उसको वन बाय वन आकर अपने ऑप्शंस के साथ मैच करना है। जो ऑप्शन मैच नहीं होंगे उसको आपने करना है क्रॉस, इसको कहते हैं जी एलिमिनेशन मेथड। सो जो आपके पास ऑप्शन बचेगी वो आपका राइट आंसर होएगा। कभी कभी हम हो जाते हैं जी दो ऑप्शंस में कंफ्यूज। सो हमने देखना है कि क्या इस ऑप्शन की सारे के सारे वर्ड्स की बात हुई है, क्या इसकी सभी की सभी मीनिंग ये मैच कर रहा है। अगर तो मैच कर रहा है तो हमारा आंसर होएगा, अगर इसमें से एक भी वर्ड मिसिंग या एक्स्ट्रा एडेड है तो हमारा आंसर नहीं होएगा। सो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं जी। अकॉर्डिंग टू द राइटर द फर्स्ट टेलीस्कोप वॉज, राइटर के अकॉर्डिंग जो पहला टेलीस्कोप था वो क्या था। आंसर इज बी, मेड बाय अ लेंस मेकर। वो सबसे पहले एक लेंस मेकर ने उसको बनाया था। एवरीवन, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मिलना है यही बात। कैसे, इसके बारे में बात होनी स्टार्ट हो गई थी एवरीवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, लेंजेस के बारे में बात उन्होंने कर दी थी। फिर हमें एवरीवन मिलना है जी लास्ट सेकेंड लाइन से, हैंस लिपर्शे द डच लेंस मेकर। वो एक डच इंसान था जो लेंस बनाता था। हु इवेंचुअली अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टेलीस्कोप पेटेंट। सो पहला जो टेलीस्कोप था उसका जो पेटेंट था उसने अपने नाम लगवाया था, किसने, हैंस ने। वो क्या था, एक लेंस मेकर था। दैट मीन्स कि पहला टेलीस्कोप किसने बनाया था, वो बनाया था एक लेंस मेकर ने। सो यहां से हमारे पास आंसर आ गया एवरीवन, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 2, द राइटर स्टेट्स दैट गैलीलियो, राइटर ने बोला कि गैलीलियो कुछ था। आंसर इज ए, इम्प्रूव्ड ऑन द डिजाइन ऑफ द फर्स्ट टेलीस्कोप। जो पहला टेलीस्कोप था उसको इम्प्रूव गैलीलियो ने ही किया था। एवरीवन, सेकंड पैराग्राफ में आपको गैलीलियो का नेम मिलना था, राइट। यहां से आपने रीड करना स्टार्ट करना था। यहां से उन्होंने बोला जी गैलीलियो हर्ड अबाउट द इन्वेंशन। गैलीलियो को पता चल गया कि किसी ने टेलीस्कोप बना दिया है। फिर उसने क्या किया, लेंजेस को करेक्टली पोजीशन किया ताकि जो लोग हैं वो लंबे जो दूर भी चीज पड़ी हुई है उसको देख सके। द टूल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वाज ऑल गैलीलियो नीडेड टू नो। गैलीलियो को क्या चाहिए था कि कौन से टूल्स इसको बनाने के लिए लगे थे। एंड विद इन 24 आवर्स ही हैड डेवलप्ड अ बेटर वन। उसने 24 घंटे में, एक दिन में ही उससे अच्छा टेलीस्कोप बनाकर सामने रख दिया। दैट मीन्स कि गलीलियो ने क्या किया, गलीलियो ने फर्स्ट जो टेलीस्कोप था इसको इम्प्रूव कर कर बना दिया था। आंसर हमारा यहां से आ गया जी ए। क्वेश्चन नंबर 3, गलीलियोस टेलीस्कोप वॉज बेटर देन द फर्स्ट टेलीस्कोप बिकॉज इट। जो गलीलियो का टेलीस्कोप था वो अच्छा था पहले टेलीस्कोप से, क्यों। आंसर इज सी, यूज बेटर लेंस पोजिशनिंग एंड क्वालिटी। क्योंकि उसने लेंस को पोजीशन किया, उसकी जगह को चेंज किया और उसने बेटर क्वालिटी को यूज किया था। एवरीवन, उसी पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा। उसी पैराग्राफ में एवरीवन, पहले तो थर्ड लाइन में वहां पर लिखा था करेक्टली पोजिशन लेंसेज, राइट। लेकिन हम रीड करते हैं जी नीचे से फिफ्थ लाइन से। गलीलियो अचीव्ड दीज एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स। रिजल्ट्स अच्छे थे, दैट मीन्स कि ये टेलीस्कोप सबसे अच्छा था, राइट। गलीलियो को ये रिजल्ट कैसे मिले, बाय फिगरिंग आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशंस ऑफ लेंसेज। दैट मीन्स कि उसने पोजीशंस को चेंज किया था लेंसेज के। एंड ऑल्सो बाय मेकिंग हिज ओन लेंसेज विच वर ऑफ बेटर क्वालिटी। और उसने लेंसेज बनाए, अपने आप ही बनाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के बनाए। दैट मीन्स की क्वालिटी भी अच्छी यूज की उसने, पोजीशनिंग भी अच्छी यूज की लेंस की, और इससे गलीलियो का टेलीस्कोप अच्छा बन गया। यहाँ से हमारा थर्ड का आंसर आ गया एवरीवन, बेटर क्वालिटी एंड पोजीशनिंग। आंसर फॉर दिस इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, द राइटर स्टेट्स दैट टुडे लार्ज टेलीस्कोप्स आर। राइटर ने ये बोला कि आज के जमाने में जो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हैं वो क्या है। आंसर इज सी, वेरी कॉस्टली आइटम्स, बहुत ही महंगे हैं। एवरीवन, लार्ज टेलीस्कोप की बात होनी ना थर्ड पैराग्राफ में स्टार्ट हो गई थी। थर्ड पैराग्राफ में अगर आप मूव करते, वहां पर नीचे से फोर्थ लाइन में एग्जाम्पल में लिखा था लार्जर टेलीस्कोप्स। दैट मीन्स कि बड़े बड़े टेलीस्कोप्स की बात होगी। उन्होंने बता दिया कि कितना डायमीटर है उसका, मिरर कहाँ पर रखते हैं, फाइनली पॉलिश्ड है या नहीं है, स्क्रैच उसके ऊपर कोई नहीं होता,
टू अचीव सच अ फ्लॉलेस सरफेस रिक्वायर अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। लेकिन अगर हमने इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे तरीके के टेलीस्कोप बनाने हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होएगा। दैट मीन्स कि बड़े टेलीस्कोप बहुत ही महंगे बनते हैं। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया जी फोर्थ का, कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, लार्ज पावरफुल टेलीस्कोप्स आर बेटर टू बिल्ड। जो बड़े बड़े और लार्ज टेलीस्कोप्स हैं उनको बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है जी? आंसर इज डी, लेंजेस मस्ट बी एक्सट्रीमली रिफ्लेक्टिव। क्योंकि लेंजेस को रिफ्लेक्टिव बनना पड़ेगा, इसलिए उनको बनाना काफी मुश्किल है। एवरीवन लास्ट पैराग्राफ में बात है इसकी लार्जेस्ट टेलीस्कोप्स की यहाँ पर बात हुई है। नीचे से थर्ड लाइन में यहाँ पर उन्होंने बात करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर 100 मीटर्स टेलीस्कोप की बात हुई थी, दैट मीन्स बहुत बड़ा था वो, राइट। द क्वालिटी ऑफ द ग्लास नीडेड टू बिल्ड 100 मीटर टेलीस्कोप इज लाइक बिल्डिंग अ लेंस द साइज ऑफ द फुटबॉल फील्ड। कि जे अगर हमने इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लेंस है वो एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा होना चाहिए, और उसमें एक बम्प भी होना चाहिए फुटबॉल फील्ड जितना, जो कि बींग अ 10,000 ऑफ द ह्यूमन हेयर, और जो उसमें बम्प होना चाहिए वो एक ह्यूमन के हेयर का 1,000 में से 10वां हिस्सा होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसको बहुत ही मुश्किल से हम बना सकते हैं। द इंजीनियरिंग एंड द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच अ फ्लॉलेस रिफ्लेक्टिव सरफेस इज ऑलमोस्ट इम्प्रेसिव। और जितनी उसमें इंजीनियरिंग, जितनी उसमें ये हमारी स्ट्रैटेजीज और टेक्नोलॉजीज लगेंगी इस रिफ्लेक्टिव सरफेस को बनाने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दैट मीन्स कि ये रिफ्लेक्टिव इसकी सरफेस जो वो हम लेंस बना रहे हैं उसको बनाना, उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस को बनाना इतना मुश्किल है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े जो टेलीस्कोप्स हैं उनको बनाना मुश्किल हो गया। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया डी, लेंसेज को एकदम रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। अभी बाकी आंसर्स क्यों नहीं आए? डिजाइन हैड नॉट चेंज इन नियरली 100 years। उन्होंने ये तो बोला नहीं डिजाइन चेंज नहीं हुए। इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट, लोकेशन की बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने ये बोला कि फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा होएगा, लेकिन ये नहीं बोला कि ग्लास का जो फ्लिंट ग्लास है उसकी लोकेट करना मुश्किल है। एरिया नीडेड टू हाउस द टेलीस्कोप, उन्होंने बोला है कि जहां पर हमने इस टेलीस्कोप को रखना है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा ना बोला कि हमें वो मुश्किल से मिलेगा या वो ये एरिया उसको डिफिकल्टी डाल रहा है। नहीं, उन्होंने बोला कि इतने बड़े टेलीस्कोप को बनाना, उसके लेंस को बनाना, उसको फाइनली पॉलिश करना, ह्यूमन के 1,000 में से जो 10वां हिस्सा उतना उस उन्होंने हमें उसको बीच में से एक बम्प डालना है, वो चीज़ मुश्किल है। दैट मीन्स कि उसको रिफ्लेक्टिव बनाना मुश्किल है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। यहाँ पर अभी हमने इन्फॉर्मेशन को मैच करना है। सबसे पहले हमने पहले सर्कल कर लेना था कि हमें एक्रोमेटिक, रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहाँ पर मिल रहे थे, राइट। हमने इनको जब सर्कल कर लिया फिर हमने वन बाय वन इनको रीड करना था और अपने आंसर्स को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टेलीस्कोप्स मेड, पहले टेलीस्कोप्स कौन से बनाए गए थे? आंसर इज रिफ्रैक्टिंग, सी। पहले टेलीस्कोप जो थे वो काफी रिफ्रैक्टिंग थे। एवरीवन ये हमें कहाँ से पता चला? पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ में टेलीस्कोप बनाने की बात हुई है, फिर सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने लाइन नंबर 4 में बोला था द टूल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दैट मीन्स कि पहला टेलीस्कोप क्या बना था? वो बना था रिफ्रैक्टिंग। यहाँ से हमारा सिक्स्थ का आंसर आ गया जी, सी। क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन, 7 इज यूजेज अ सीरीज ऑफ लेंस ऑन द टॉप ऑफ अनदर, कि हमने लेंस को यूज किया लेकिन एक दूसरे के ऊपर हमने लेंसेज को रख दिया। ये भी अगेन सी है, रिफ्रैक्टिंग वाला। फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करो, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में भी लिखा है यहाँ पर दे प्लेस्ड लेंसेज वन ऑन टॉप ऑफ अदर, एक दूसरे के ऊपर रख दिया। यहाँ से भी हमें पता चल गया ये पहले वाला रिफ्लेक्टिंग ही है। और इवन अगर आप मूव कीजिए ना, आपको ये मिल जाएगा इवन इन द पैराग्राफ जो हमें ये यस ये वाला, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पर उन्होंने ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात की थी ना, फिर उन्होंने क्या बोला था? दे प्लेस लेंसेज वन ऑन द अनदर, उसके ऊपर ही रख दिया। फिर ये सेकंड पैराग्राफ था, उन्होंने भी बोला था कि उन्होंने लेंसेज को, हर एक लेंस को करेक्टली पोजीशन किया। दैट मीन्स कि एक दूसरे के आगे पीछे उन्होंने कर कर उसको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड की है। इससे हमारा आंसर क्या आएगा कि कौन सा ऐसा टेलीस्कोप था जिसमें हमने बहुत सारे लेंसेज को यूज किया और उसकी पोजीशनिंग की थी? वो था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अगेन सेवेंथ का आंसर भी हमारा आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन, 8 इज हाईली पॉलिश लेंसेज। ये लेंसेज सबसे ज्यादा पॉलिश होते हैं। आंसर फॉर दिस इज एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक लेंसेज सबसे ज्यादा पॉलिश होते हैं। हमने एक्रोमेटिक फाइंड आउट करना था और ये हमें मिल गया था एवरीवन, हमने पहले से सर्कल कर लिया था यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर अभी ये मेंशन किया हमें लास्ट लाइंस में, द मेकर्स ऑफ द एक्रोमेटिक टेलीस्कोप्स हैड डिफिकल्टी लोकेटिंग द डिस्क ऑफ फ्लिंट ग्लास ऑफ सूटेबल प्योरिटी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट देम, कि जो लोग एक्रोमेटिक ग्लास टेलीस्कोप बनाते थे उनको डिफिकल्टी आ रही थी क्योंकि उनको उतनी प्योरिटी, उतना जो पॉलिशनेस है वो नहीं मिल रही थी। इन 1700s उन्होंने प्राइज रख दिया, ठीक है, कि अगर कोई भी इंसान जो परफेक्ट डिस्क को उसको
प्रॉपरली पॉलिश, उसको प्रॉपर क्लैरिटी दे सकता है, हम उसको इनाम देंगे। लेकिन कोई भी हमें इंसान नहीं मिला। दैट मीन्स कि एक्रोमेटिक टेलीस्कोप्स को बनाना, उसको पॉलिश करना बहुत ही मुश्किल है। हमें उस टाइम कोई भी इंसान नहीं मिला जो उसको पॉलिश कर सकता था। सो यहाँ से एवरीवन हमारा 8th का आंसर आ गया जी, एक्रोमेटिक, कि इसको बहुत ही ज़्यादा पॉलिश करना पड़ता है और इतना हम पॉलिश कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट यूज ऑफ मिरर्स टू कलेक्ट लाइट। यहाँ पर हमने मिरर को यूज किया था ताकि हम लाइट को कलेक्ट कर सके। एवरीवन, इसका आंसर है जी रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव में हमने ये यूज किया था। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप की बात हुई थी यहाँ पर लास्ट 3rd पैराग्राफ में, रिफ्लेक्टिव की बात हुई थी। फिर एवरीवन इसकी जो लोकेशन है इसके साथ ही, वन दैट यूज्ड डिस्क शेप पैराबोलिक मिरर टू कलेक्ट लाइट। हमने क्या किया, हमने पैराबोलिक मिरर को यूज किया ताकि लाइट को कलेक्ट कर सके। किसमें, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप में। यहाँ से 9th का आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 10th एवरीवन। 10th क्वेश्चन इज, टू पीसेस ऑफ ग्लास टक टुगेदर। हमने क्या किया, हमने दो ग्लास के पीसेस को साथ में जोड़ दिया। ये हुआ था एवरीवन ए एक्रोमेटिक टेलीस्कोप में। एक्रोमेटिक टेलीस्कोप में दोबारा से मूव करते हैं। यहाँ पर आपको लाइन नंबर ना 4 से 5 से रीड करना पड़ेगा। द टेलीस्कोप डिजाइन यूज्ड टू पीसेस ऑफ स्पेशल ऑप्टिकल ग्लास। हमने दो तरह के ग्लास यूज किए, नोन एज क्लोन एंड फ्लिंट। ईच साइड ऑफ ईच पीस वॉज ग्राउंड। हमने इन दोनों को पॉलिश किया, ग्राउंड किया, एंड देन टू पीसेस आर असेंबल्ड टुगेदर। फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया एवरीवन, ये एक्रोमेटिक टेलीस्कोप में सब कुछ हो रहा था। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 10th का, एक्रोमेटिक टेलीस्कोप्स, ए ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। यहाँ पर हमारे पास है समरी कंप्लीशन। 3 वर्ड्स के हमारे पास लिमिट है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ चेंजेस इन टेलीस्कोप सिंस दे वर फर्स्ट इन्वेंटेड। कि जब से हमारे टेलीस्कोप्स बनने स्टार्ट हुए तब से हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, गलीलियोज टेलीस्कोप इंक्रीज्ड मैग्निफिकेशन। गलीलियो ने टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन कर दी। दैट मीन्स कि हमें हर चीज़ बड़ी बड़ी दिखने लग पड़ी बाय द फैक्टर ऑफ 30। ही डिड दिस बाय ऑल्टरिंग द लेंसेज डैश। उसने ये इतनी मैग्निफिकेशन कैसे इंप्रूव कर दी, क्योंकि उसने किसी चीज़ को ऑल्टर किया था, चेंज किया था। लेंस की किस चीज़ को चेंज किया था, आंसर फॉर दिस एवरीवन इज पोजीशनिंग। उसने लेंस की पोजीशंस को चेंज किया था। अभी गलीलियो वाले पैराग्राफ में मूव कीजिए। गलीलियो वाले पैराग्राफ में आपको ये मिलेगा इन द लाइन नंबर एवरीवन नीचे से 5, वहां पर लिखा था ना, गलीलियो ने इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे फाइंड आउट किए, बाय फिगरिंग आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशंस ऑफ लेंसेज। उसने क्या किया, उसने लेंसेज की पोजीशंस को देखा कि कौन से कॉम्बिनेशन से बेटर क्वालिटी आती है। उसने क्या किया था, उसने पोजीशंस को चेंज किया था। यहाँ पर भी लिखा है करेक्टली पोजिशनड लेंसेज, कि उसने लेंसेज को करेक्टली पोजिशन कर दिया। सो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन पोजिशंस आ रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग लेंसेज डैश। और उसने एक तो पोजीशंस चेंज की और उसने ऐसे लेंस बनाए जो कुछ थे, आंसर इज जो बेटर क्वालिटी के थे, ऑफ बेटर क्वालिटी। इसकी लोकेशन भी सेम ही लाइन में आपको मिलेगी। वहां पर लिखा था जी एवरीवन नीचे से 4th लाइन में, पोजीशन ऑफ द लेंसेज एंड ऑल्सो बाय मेकिंग। मेकिंग मतलब कंस्ट्रक्टिंग। उसने अपने ही लेंसेज बनाए विच वर, जो थे ऑफ बेटर क्वालिटी। अभी हमारा 3 के 3 वर्ड्स ऑफ बेटर क्वालिटी मिलेगा। अगर आपने सिर्फ बेटर क्वालिटी लगा दिया तो ग्रामेटिकली रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपको ऑफ जो है यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिंग लेंसेज ऑफ बेटर क्वालिटी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन 12th का। क्वेश्चन नंबर 13 है, अदर इम्प्रूवमेंट्स फॉलोड बट मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टिल अ मेजर फैक्टर टुडे इन टेलीस्कोप डिजाइन हैज बीन द इंक्लूजन ऑफ डैश। कि बहुत सारी हमने इंप्रूवमेंट की, बहुत ही बड़े बड़े स्टेप भी लिए, लेकिन जो मेजर फैक्टर जिसकी वजह से आज का टेलीस्कोप का डिजाइन इतना अच्छा है वो है क्योंकि हमने उसमें कुछ इंक्लूड किया था, ऐड ऑन किया था। क्या ऐड किया हमने, हमने ऐड किए थे एवरीवन मिरर्स। इसकी लोकेशन आपको लास्ट पैराग्राफ में मिलेगी, सॉरी लास्ट पैराग्राफ में नहीं मिलेगी आपको, ये मिलेगी लास्ट 3rd पैराग्राफ में। लास्ट 3rd पैराग्राफ में यहाँ पर न्यूटन की बात हुई है, फिर ये रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप्स की बात हुई है, फिर वहां पर बात हुई है एवरीवन इन लाइन नंबर 5 देयर इज रिटन मिरर्स हैव सिंस बीन द स्टैंडर्ड फॉर टेलीस्कोप्स। की उस टाइम से लेकर अब के टाइम पर हमने क्या कर दिया है जी, हमने टेलीस्कोप्स में मिरर्स ऐड कर दिए हैं। सो दैट मीन्स कि कौन सी चीज़ ऐड ऑन हुई है, मिरर्स ना। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 13th का मिरर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन, सॉरी नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज का नेम है द इंटेंस रेट ऑफ चेंजिंग इन द वर्ल्ड, कि हमारी दुनिया चेंज हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी हमारे पास है लिस्ट ऑफ हेडिंग, जो आपको सभी को दिल दहलाने वाली लगती है लेकिन ये बहुत ईजी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14th इज पैराग्राफ ए हमें रीड करना है। सो इसको सॉल्व करने की बेसिक सी ट्रिक है, फर्स्ट लाइन रीड करो, आंसर को यहाँ हेडिंग्स में फाइंड आउट करो। नहीं मिला, लास्ट लाइंस रीड करो, लास्ट 2 लाइंस राइट, जो फुल स्टॉप वाली, पूरे पूरे सेंटेंसेस, सिर्फ ये नहीं कि लास्ट 2 लाइंस रीड कर लो जहाँ पर सेंटेंसेस फिनिश होते हैं, एंड हो रहे हैं।
ये लास्ट 2 लाइन से रीड करो, आंसर आपको पक्का मिल जाएगा। अगर तो नहीं मिला फिर तो ये ट्रैप है, और ट्रैप फिर हमें भी सिर्फ सेंटर में मिलेगा, लेकिन हमने हमेशा पहले फर्स्ट लाइंस लास्ट 2 लाइंस हमने ही रीड करनी है। अभी पैराग्राफ ए की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर एवरीवन 7 क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस ब्रिंग वेस्ट, की जैसे जैसे हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो चेंज होते रहते हैं उतने वैसे वेस्ट जो इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए। ए पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है द इंटेंस रेट ऑफ चेंज इन द वर्ल्ड गिव्स राइट टू न्यूमरस न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे हमारी दुनिया चेंज होती है वैसे वैसे नए प्रोडक्ट्स आते हैं। मेनी ऑफ देम इलेक्ट्रॉनिक, ज्यादातर उसमें से क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। दैट मीन्स कि नए प्रोडक्ट्स आए। What is brand new and state of art 1 month is quickly neglected to old model status in the next। कि जो हमें पहले लगता है जी ये ब्रांड न्यू है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, 1 महीने बाद वो हमें ओल्ड मॉडल लगने लग पड़ता है। यहाँ से उन्होंने बताया कि न्यू प्रोडक्ट्स आए तो पुराने वाले ओल्ड बन गए। अभी लास्ट सेकेंड लाइन से रीड करते हैं। ओल्ड आउटडेटेड कीबोर्ड्स, monitors and hard drives all combine to produce what is now widely known as e-waste। की जो पुराने कीबोर्ड हैं, मॉनिटर्स हैं, हार्ड ड्राइव्स है, ये सब मिलकर क्या बना रही हैं? ये बना रही है जी ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। दैट मीन्स कि जो पुराना सामान है वो सारा वेस्ट बन रहा है। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया एवरीवन? दैट इज 7। इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस ब्रिंग वेस्ट। जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में चेंजेस किए, जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट्स बने वैसे वैसे वेस्ट इंक्रीज हो रहा है। सो वहां से वेस्ट आ गया। सो हमारा आंसर बन गया एवरीवन इसका 7। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15 पैराग्राफ बी। इसका आंसर है जी 9 विच इज द डेंजरस सब्सटेंसेस फाउंड इन कंप्यूटर्स। की कंप्यूटर्स में हमें बहुत ही बुरे बुरे डेंजरस टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। लेट्स मूव टू द बी पैराग्राफ नाउ। बी पैराग्राफ में मूव करते हैं एवरीवन आपको ये मिलेगा फर्स्ट लाइन से। मोस्ट कंप्यूटर्स आर कॉम्प्लिकेटेड असेंबली ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स मैनी ऑफ विच आर हाईली टॉक्सिक। ज़्यादातर कंप्यूटर्स क्या है? अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, ज़्यादातर उसमें टॉक्सिक होते हैं, डेंजरस होते हैं। Most computer users are unaware that these toxic metals, acids, plastics and other substances have been shown to be the cause of various blood diseases and cancer। बहुत सारे यूजर्स को नहीं पता कि जो ये टॉक्सिक मेटल्स वगैरह यूज करते हैं इससे ब्लड डिजीजेस भी होती हैं और कैंसर भी हो जाता है। दैट मीन्स कि जो सब्सटेंसेस कंप्यूटर्स में पाए जाते हैं वो बहुत ही डेंजरस है, जो इतनी डेंजरस बीमारियां हमें लगा रहे हैं। यहाँ से एवरीवन बी का आंसर आ गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 पैराग्राफ बी का आंसर आ गया। दैट इज 9 डेंजरस सब्सटेंसेस फाउंड इन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 16 पैराग्राफ सी। इसका आंसर है जी 2 हजार्ड्स ऑफ बर्निंग कंप्यूटर जंक। हजार्ड्स का मतलब होता है एवरीवन प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज। बर्न किया जब हमने कंप्यूटर जंक इज इक्वल्स टू वेस्ट, जब हमने कंप्यूटर के जंक को वेस्ट को बर्न किया तो क्या प्रॉब्लम्स आई एवरीवन? सी पैराग्राफ में मूव कीजिए। वर्कर्स इन्वॉल्व इन डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं वाया इंसिनरेशन। एवरीवन इंसिनरेशन होता है कि वेस्ट को खत्म करना, जलाकर, बर्न कर कर। आर देमसेल्फ बीइंग एक्सपोज टू सिग्निफिकेंटली हाई लेवल ऑफ टॉक्सिटी। जो लोग कंप्यूटर्स को बर्न कर कर खत्म करते हैं वो वर्कर्स खुद ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से जूझ रहे हैं। Copper is a catalyst in the release of harmful chemical when exposed to high temperature layers of incineration। कॉपर जो है वो रिलीज होता है जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को एकदम जला देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। सो उस टाइम पर कॉपर जो है वो हार्मफुल केमिकल की बनकर रिलीज होने लगता है। दैट मीन्स कि बर्निंग के कारण क्या हो रहा है जी? बहुत ज़्यादा बुरे इफेक्ट पड़ रहे हैं। सो हजार्ड्स प्रॉब्लम्स ऑफ बर्निंग कंप्यूटर जंक, जब हमने कंप्यूटर को बर्न किया, उसके वेस्ट को बर्न किया, तब हमें क्या प्रॉब्लम्स आई? आंसर इसका आ गया सी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 पैराग्राफ डी। आंसर इसका एवरीवन 4। लैंडफिल्स आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, कि हम लैंडफिल्स में अपना सारा का सारा वेस्ट डाल तो रहे हैं लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा। डी पैराग्राफ एवरीवन फर्स्ट लाइन। इन एन एफर्ट टू एक्सप्लोर अदर ऑल्टरनेटिव्स, हमने बहुत सारी और भी ऑप्शंस को सर्च करने की कोशिश की है। लैंडफिल्स हैव बीन ट्राइड, फिर हमने लैंडफिल्स को भी ट्राई किया है। स्टडीज हैव शोन हैव दैट इवन द बेस्ट लैंडफिल्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ। चाहे आप दुनिया की सबसे अच्छी लैंडफिल्स में भी चले जाओ वो भी अच्छे तरीके से सेफ नहीं है। दैट मीन्स कि बेस्ट है लेकिन सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं है। सो यहाँ से डी का आंसर आया एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आया जी 4। क्वेश्चन नंबर 18 पैराग्राफ ई। आंसर इसका 1 एक्सपोर्टिंग ई वेस्ट। अभी हम ई वेस्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेस्ट को सारा कहीं और भेज रहे हैं, और कंट्रीज में भेज रहे हैं।
फर्स्ट लाइन से, एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स हजार्डस ई वेस्ट इज जनरेटेड बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड मार्केट इकोनॉमीज, कि जो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक हजार्डस डेंजरस ई वेस्ट जो है वो तो डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज बनाती हैं, बिकॉज लेबर कॉस्ट आर चीप एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन इन सम कंट्रीज आर डिसाइडेडली लेक्स, the exporting of e-waste has been practiced as another method to deal with its disposal, क्योंकि कुछ कंट्रीज में लेबर कॉस्ट कम है और गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस ने बनाए, तो वो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, अपने ई वेस्ट को वहां पर एक्सपोर्ट कर रही हैं ताकि वहां पर डिस्पोज ऑफ कर सके। दैट मीन्स कि ई वेस्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर 18 का आ गया जी 1। क्वेश्चन नंबर 19, पैराग्राफ एफ, आंसर इसके जी 5, प्रोड्यूसर्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो बंदा वो प्रोडक्ट्स को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी ये आंसर ना आपको फर्स्ट लाइन पे वैसे पता चल जाना था क्योंकि वहां पर अभी लॉस की बात हो रही है, लेकिन हम इसकी डायरेक्ट लोकेशन पर जाएंगे विच इज इन द फोर्थ लाइन। Essentially, EFR places the responsibility of प्रोडक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिसका डिस्पोजल है स्क्वेयरली ऑन द शोल्डर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। जो बंदा जो प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, सिर्फ उसके कंधों पर ही, सिर्फ स्क्वेयरली मतलब सिर्फ उसके शोल्डर्स पर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको डिस्पोज करे अच्छे से। दैट मीन्स कि लॉस बन गए कि ये सारी की सारी प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एफ पैराग्राफ में उन्होंने इसकी बात की थी। यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन आ गया 5, प्रोड्यूसर्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर लॉस बन गए, सो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। क्वेश्चन नंबर 20, पैराग्राफ जी, इसका आंसर है जी 8 विच इज यूरोपियन ई वेस्ट लॉस, की अभी यूरोप में बहुत सारे लॉस बन गए हैं ई वेस्ट के ऊपर। जी पैराग्राफ सारा पढ़ो, सारे में सिर्फ लॉस है। यहाँ पर WEE लेजिस्लेशन के बारे में बात की है, फिर उन्होंने बोला है कि इसमें क्या होता है जी, प्रोड्यूसर्स को ये सारे के सारे काम के लिए फाइनेंशियली खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। फिर उन्होंने बोला है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम इंसिनरेट कर ही नहीं सकते, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो अच्छी क्वालिटी है वो वाले मटेरियल को रिसाइकल करना पड़ेगा। 70 से 90% जो हमारा सामान है उसको रिसाइकल करना पड़ेगा। और ये जो सारे डायरेक्टिव्स हैं, ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये यूरोप और बाकी कंट्रीज इनको अभी बहुत प्रॉपरली फॉलो कर रही है ताकि ई वेस्ट की प्रॉब्लम को वो इम्प्रूव कर सके। दैट मीन्स यहाँ पर लॉस की बात हो रही है। यहाँ से एवरीवन हमारा जी का आंसर आ गया जी 8, यूरोपियन ई वेस्ट लॉस। आपको में भी एफ का भी आंसर लग सकता है। द थिंग इज एफ में ई वेस्ट लॉस की तो बात हुई है और ये बात तो ई में भी जी में भी हुई है, लेकिन एफ में उन्होंने बोला कि सिर्फ वो जो प्रोड्यूसर्स है वो ही रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ से हमारा आंसर एफ का 5 आना था और हमारा आंसर जी का आना था 8। दिस इज अ वे एवरीवन वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अगर आपने देखा हो हमारे पास टोटल हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन थे ये, राइट। इसमें से 7 क्वेश्चंस में से हमारे सिर्फ 2 आंसर्स हैं जो हमें सेंटर से मिल रहे हैं, बाकी सारे के सारे आंसर्स हमें फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन से मिल रहे हैं। सो जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो आपकी कभी भी मुश्किल नहीं होती, हमें बस ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं पता होते, हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास करेक्ट कंपनी है गिवन, राइट, हमने इनको स्टेटमेंट्स के साथ मैच करना है, जैसे नोरांदा स्मेल्टर, डाटाटेक, कीस्टोन, क्लेमको, ये सारे के सारे जो कंपनीज हैं इन्होंने कौन कौन सी चीज़ की है। यहाँ पर नोट है ऑलरेडी गिवन, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, हम एक लेटर को एक बार से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एवरीवन, वे साइट्स विदाउट स्ट्रिक्ट डंपिंग रूल्स लीड टू बिग प्रॉब्लम्स। अगर तो वे साइट पर डंपिंग रूल्स बने नहीं है तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एवरीवन, ये बोला था क्लीनको ने। इसकी लोकेशन हमें मिल रही है, क्लीनको हमें मिला था इन द पैराग्राफ डी। डी पैराग्राफ में यहाँ पर लाइन नंबर 5 में क्लीनको की बात हो गई थी। हमने लाइन रीड करना है एवरीवन लास्ट सेकेंड लाइन से। इफ अनकंट्रोल्ड फायर्स मतलब जो फायर्स को हमने कंट्रोल नहीं किया, जो फायर्स हम अच्छे से संभाल नहीं सकते, दैट मीन्स जो बंदों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो किए, वो बर्न तो कर रहे हैं लेकिन अच्छे से उसको कंटेन नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे। If uncontrolled fires are allowed to burn through these landfill areas, other toxic chemicals such as lead and cadmium are released. अगर तो हमने फायर्स अनकंट्रोल्ड वे में लगाए हैं, कंट्रोल्ड वे में नहीं लगाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके नहीं लगाए हैं, तो उससे जो बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स हैं जैसे लेड और कैडमियम ये सारे रिलीज हो जाएंगे। अगर रिलीज हो जाएंगे दैट मीन्स कि हमारी सोइल, हमारी एटमोसफेयर, हमें वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से क्लेनको ने बात की थी यहाँ पर कि जो लैंडफिल्स हैं वो लीक कर रही हैं, वहाँ पर टाइट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, हमें उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, हमें इस सिचुएशन को सॉल्व करना चाहिए वर्स होने से पहले
पहले हमें वहाँ पर स्ट्रिंजेंट डंपिंग साइट, जो स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह है उसको लगाना चाहिए। सो ये सारा का सारा काम जो है वो क्लिनको ने बोला था। जो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन, क्लिनको का 21 का हमारा आंसर आ गया जी डी। क्वेश्चन नंबर 22, ई वेस्ट शुड बी रीलोकेटेड टू अदर कंट्रीज। ई वेस्ट जो है वो हमें बाकी कंट्रीज में स्प्रेड कर देना चाहिए। आंसर इज डाटा टेक। अभी एक्सपोर्ट की बात हुई थी ना, उसी पैराग्राफ में ये डाटा टेक की बात हुई थी। ई पैराग्राफ में ये डाटा टेक की बात हो रही है, यहाँ पर एक्सपोर्टिंग ऑफ वेस्ट की भी बात हो रही है। फोर्थ लाइन से मूव कीजिए। डाटा टेक रिसर्च कंपनी एस्टिमेटेड दैट इट वाज 12 times easier, cheaper to ship old computer monitors to China than it was to recycle them। उसको रिसाइकल करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन अगर हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए चीप हो जाएगा। दैट मीन्स कि डाटा टेक बोल रहे हैं हमें उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ से हमारा आंसर 22 का आ गया एवरीवन, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट ओल्ड कंप्यूटर्स विल बी बरीड और बर्न। ज़्यादातर जो ओल्ड कंप्यूटर्स या तो हम उसको दफना देते हैं या फिर उसको बर्न कर देते हैं। ये कीस्टोन ने बोला था। एवरीवन लेट्स फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कीस्टोन। कीस्टोन की बात एवरीवन हुई थी हमारे ए पैराग्राफ में। यस, ए पैराग्राफ में बात हुई थी लाइन नंबर 4 में। अभी हमने रीड करना स्टार्ट करना है जी, लाइन नंबर नीचे से थर्ड। मोस्ट ऑफ दीज कंप्यूटर्स विल बी डिस्टाइन टू लैंडफिल्स। जा तो हम लैंडफिल्स में फेंक देंगे, दैट मीन्स कि जा तो हम उसको दफना देंगे। इंसिनरेटर्स, या हम उसको आग लगा देंगे। और हजार्डस वेस्ट एक्सपोर्ट्स, या फिर हम उसको बाहर किसी एरिया में एक्सपोर्ट करवा देंगे। दैट मीन्स कि जा तो हमने डंप किया, लैंडफिल किया, या फिर हमने उसको बर्न कर दिया। ये किसने बात की थी? कीस्टोन है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन 23 का, कीस्टोन, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, इट इज इम्पॉसिबल टू कंटेन मेटल वेस्ट इन सॉइल। कि सॉइल के अंदर हम मेटल वेस्ट को साम कर रखें, संभाल कर रखें, कंटेन कर कर रखें, ये इम्पॉसिबल है। ये बोला था क्लिनको ने। अगेन हम क्लिनको के पास जाते हैं जी। क्लिनको के पास अगर हम गए, यहाँ पर वहाँ मेंशन है जी क्लिनको की बात, फिर उन्होंने लिखा है एवरीवन नोज दैट लैंडफिल लीक होती है, ये सभी को पता है। इवन द बेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट लैंडफिल्स आर नॉट कम्प्लीटली टाइट थ्रू आउट द लाइफ टाइम। की जो अच्छी लैंडफिल्स भी हैं वो भी एकदम टाइट नहीं है, उसमें भी लीकिंग होती है। थोड़ी सी चाहे ज़्यादा लीकिंग तो होती है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल और मेटल लीचिंग अकर्स। वहाँ पर भी मेटल जो है वो लीच करेगा ही करेगा, लीक करेगा ही करेगा। दैट मीन्स कि वो स्प्रेड हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये कंडीशन ओल्डर भी है और बहुत ही ज़्यादा वर्स भी हो रही है। ये भी किसने बोला? क्लिनको ने बोला ना यहाँ पर। सो यहाँ पर मेटल लीचिंग की बात हो गई थी। हमारा आंसर 24 का आ गया एवरीवन, डी। क्वेश्चन नंबर 25 टू 27, हमने यहाँ पर 3 ऑप्शंस को चूज करने के कौन से पोल्यूशन लॉस के बारे में यूरोप में बात हुई है। एवरीवन द आंसर्स आर ए, बी एंड जी। ए ऑप्शन इज मैन्युफैक्चरर विल हैव टू पे फॉर द डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको ही पे करना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा था। ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरर मस्ट डिस्पोज द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दे प्रोड्यूस, और उनको डिस्पोज भी करना पड़ेगा, ये भी हमने पढ़ा था। ऑप्शन जी, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन न्यू पार्ट्स, की हमें ज़्यादातर जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको न्यू प्रोडक्ट्स में यूज़ करना चाहिए, दैट मीन्स रिसाइकिल करना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था। ये सारे के सारे की बात हुई है जी लास्ट पैराग्राफ, जी पैराग्राफ में। जी पैराग्राफ में अगर आप रीड कीजिए लाइन नंबर 2 से, वहाँ पर लिखा है इट विल रिक्वायर प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियली। दैट मीन्स कि पैसे के मामले में अब खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन 25। देन वहाँ पर लिखा था कलेक्शन के वास्ते, रीसाइकलिंग के वास्ते और डिस्पोजल के वास्ते, तीनों के वास्ते। आपको सारे के सारे आंसर्स वैसे यहीं से मिल जाने थे, लेकिन यहाँ से हमने पहले फाइनेंशियल वाला आंसर लगाया। नेक्स्ट लिखा था इट इज स्टिपुलेटेड दैट प्रोडक्ट कंटेनिंग लेड, मर्करी, कैडमियम है एंड अदर टॉक्सिक मेटल्स मस्ट नॉट बी इंसिनरेटेड, कि उनको आग नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हमें उनको क्या करना चाहिए? रीसाइकल कर देना चाहिए। दैट मीन्स कि दोबारा से यूज करना चाहिए। यहाँ से आपका आंसर आ गया अभी 27। सो हमें 25, 26 एंड 27 यहीं से मिल गए। सो हमारे आंसर आराम से आ गए ए, बी एंड जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी एवरीवन। अभी हमारे पास है न्यू पैसेज, प्रिपेयरिंग फॉर द थ्रेट। अभी यहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह जो नेचुरल डिजास्टर है उसकी बात हो रही थी। हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी एवरीवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 28 है मोस्टली पीपल फ्रॉम पोअरर कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। ज़्यादातर जो लोग पोअर कंट्रीज हैं वो ही नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट हो जाते हैं। आंसर इसका है जी ट्रू। कैसे एवरीवन? आपको फर्स्ट पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप मूव करते हो, लाइन नंबर 2 में लिखा है रिग्रेटिवली अ वास्ट मेजॉरिटी, मतलब ज़्यादातर लोग ऑफ विक्टिम्स ऑफ दिस स्टैगरिंग नंबर आर फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग मतलब जो अभी डेवलप कर रही हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, ज़्यादातर जो विक्टिम्स है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ही पुअर कंट्रीज से अभी
अफेक्ट होते हैं। सो ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये पुअर कंट्री में लोग फेस करते हैं। सो यहाँ से हमारा 28 का आंसर आ गया जी ट्रू, कि लोग पुअर कंट्रीज वाले ही नेचुरल डिजास्टर से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेजेंट डे नेचुरल डिजास्टर्स आर मोर डेंजरस देन डिजास्टर्स ऑफ द पास्ट, की जो आज के डिजास्टर है वो ज़्यादा डेंजरस है पास्ट के डिजास्टर से। आंसर इज नॉट गिवन। आपको मे भी इसका आंसर ट्रू लग सकता है, लेकिन ये आंसर नॉट गिवन है। अब ये आंसर नॉट गिवन क्यों है? ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है अर्थक्वेक्स, टॉर्नेडोज, फ्लड्स, वॉल्केनो, सुनामीज पास्ट 20 ईयर्स से हैं, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स के आज के टाइम में ये और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और ज़्यादा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है पहले से, राइट। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया ये ज़्यादा डेंजरस हो गया। उन्होंने ये बोला कि लोगों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये अभी और भी ज़्यादा कॉमन हो गया, लेकिन इसकी ज़्यादा डेंजरस होने की बात नहीं हुई। तो 29 का आंसर नॉट गिवन चला गया। क्वेश्चन नंबर 30 एवरीवन, इट विल टेक द कंट्रीज अफेक्टेड बाय सुनामी मेनी ईयर्स टू रीबिल्ड, कि जो कंट्रीज सुनामी से अफेक्ट हुई हैं उनको बहुत सारे साल लग जाएंगे रीबिल्ड होने के लिए। सुनामी की बात हुई है, कंट्री की बात हुई है, लेकिन बहुत सारे साल बनने को लग जाएंगे, इसकी बात नहीं हुई। तो आंसर ये नॉट गिवन चला गया। कैसे? इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में ना इसकी बात हुई थी नीचे से ना सेकेंड लाइन में, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड सुनामी वेव्स वाइप्ड आउट द लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर डेवलपमेंट, कि जो हमने इतने साल लगाए थे अपनी कंट्री को, अपने एरिया को, अपने बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, सुनामी ने वो एक झटके में वो बहा कर ले गए। लेकिन यहाँ पर ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है अभी उनको दोबारा से बनाने के लिए हमें बहुत सारे ज़्यादा साल लग जाएंगे, इस चीज़ के बारे में बात नहीं हुई। तो आंसर ये नॉट गिवन चला गया। क्वेश्चन नंबर 31 एवरीवन, बीइंग प्रिपेयर्ड एंड नोइंग व्हाट टू डू इन अ डिजास्टर शुड बी अ ग्लोबल इशू, कि हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रिपेयर करना चाहिए हमें, और हमें पता भी होना चाहिए कि हमें डिजास्टर के समय क्या करना है। ये पूरी दुनिया का, हर एक कंट्री का ये एक प्रॉब्लम, एक इशू होना चाहिए। आंसर इसका जी ट्रू, ये ऐसी तो बात हुई है। अब ऐसी बात कहाँ पर हुई है एवरीवन? इसकी बात हुई है जी इन द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में ना लाइन नंबर 4 में वहाँ पर लिखा है, amongst the guideline the developing countries are encouraged to organize and implement their domestic resources for disaster reduction activities, कि जो कंट्रीज डेवलप हैं, दैट मीन्स कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनको तो एक्टिविटीज़ बनानी चाहिए, एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करनी चाहिए कि वो डिजास्टर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। द डोनर डेवलप कंट्रीज, दैट मीन्स कि जो रिच कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज को एनकरेज करना चाहिए कि वो डिजास्टर प्रिवेंशन को प्रायोरिटी दें और उसमें फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी करें। दैट मीन्स कि पुअर और रिच दोनों जो कंट्रीज है वो साथ में मिलकर डिजास्टर्स को रिड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं। दैट मीन्स कि ग्लोबल इशू ये बन गया, अभी हर एक कंट्रीज के ऊपर इफेक्ट हो रही है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन इसका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर इज इंपॉर्टेंट, कि हमें डिजास्टर को रिड्यूस करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है जी? इट विल सेव लाइव्स एंड मनी, इससे जिंदगी भी बचेगी और मनी भी बचेगी। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी इन जनवरी 2005 वाले पैराग्राफ की नीचे से थर्ड लाइन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अभी रिस्क की भी बात हुई थी और रिडक्शन की भी बात हुई थी, इज नॉट एन एडिशनल एक्सपेंस, इसके ऊपर हम ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा कोई नहीं कर रहे। अगर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे दैट मीन्स अपनी मनी सेव कर रहे हैं। इट इज एन इसेंशियल इन्वेस्टमेंट, हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करें अपने फ्यूचर में, बट द बेनिफिट्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी कैलकुलेटेड ओनली इन डॉलर्स। ये हमें ये नहीं बोल रहे कि हम सिर्फ डॉलर्स को सेव करें यही हमारा बेनिफिट है, नहीं। हम डॉलर्स तो सेव कर रहे हैं, दैट मीन्स मनी तो हमारी सेव हो रही है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट इन सेव्ड लाइव्स, हम हर एक कॉर्नर में पूरी की पूरी दुनिया में हम जिंदगी भी सेव कर रहे हैं और हम पैसे भी सेव कर रहे हैं। सो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 32 का आंसर आ गया एवरीवन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, according to the writer the most important outcome of the world conference on disaster reduction WCDR was, कि सबसे important जो WCDR की outcome थी वो क्या थी? आंसर इज सी, राइटिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ हेयोगो डेक्लेरेशन, की जो ने हेयोगो डेक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया था और लिखा था वो सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें। अभी हमने WCDR की बात फाइंड आउट करनी थी, कहाँ थी वो? हमें मिली थी एवरीवन लास्ट सेकंड पैराग्राफ में। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क डन, यहाँ पर भी उन्होंने क्वेश्चन में भी पूछा था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्होंने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन क्या थी। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क जो WCDR मीटिंग्स में हुआ था वॉज ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग मतलब राइटिंग बनाना, एंड अडॉप्शन जो हमने अडेप्ट किया था ऑफ हेयोगो डेक्लेरेशन, जो हेयोगो डेक्लेरेशन हमने एक्सेप्ट किया था और लिखा था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। सो 33 का आंसर हमारा यहाँ से आ गया एवरीवन, विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, द टाउन ऑफ कोप वॉज इफेक्टिवली रीबिल्ड, की जो कोप का टाउन था वो हमने दोबारा से बना लिया और बहुत अच्छे तरीके से हमने दोबारा से बनाया। कैसे? ड्यू टू, किसकी वजह से? आंसर इज पीपल ऑफ कोप, क्योंकि लोग जो थे कोप के उसकी वजह से बना। बाकी सारी की सारी ऑप्शंस क्रॉस हो रही थी, इसकी बात नहीं हुई थी, तो हमारा आंसर आना था या बी।
ये कहाँ से आ रहा है एवरीवन? जो फर्स्ट पेज पर लास्ट पैराग्राफ है ना, वहाँ पर उसकी बात हुई थी, कोब के अर्थक्वेक की बात हुई थी। यहाँ पर एवरीवन लिखा है इन द लाइन नंबर 7th, ऑल्सो इंक्लूडेड वर सम पर्सनल स्टोरीज, कहीं ने अपनी पर्सनल स्टोरीज सुनाई फ्रॉम द अर्थक्वेक विक्टिम्स themselves. Earthquake victim Kumiko Nagota told attendees that her house collapsed in Kobe earthquake, कि उसका जो हाउस था वो गिर गया था कोब के एक अर्थक्वेक में. शी वॉज ट्रैप्ड अंडर इट, वो उसके नीचे दबी हुई थी. शी ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, उसने चिल्लाने की कोशिश की, बट आफ्टर अ वाइल शी लॉस्ट हर वॉइस, लेकिन उसकी आवाज़ ही चली गई. एंड जस्ट हैड टू वेट देयर अंटिल द हेल्प केम, और फिर जब आसपास के लोग आए उस टाइम उसने क्या किया, उसकी हेल्प हो पाई थी. अटेंडीज वर टोल्ड टू बो द टाउन मोबाइलाइज्ड टू फैसिलिटेट रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन. जो वहाँ पर अटेंडीज थे, जो लोग वहाँ पर थे, फिर उन्होंने जो टाउन था उसको मोबालाइज किया. दैट मीन्स कि उसको दोबारा चलाया. दोबारा कंस्ट्रक्ट किसने किया था? अटेंडीज ने. अटेंडीज कौन थे? जो आसपास के लोग थे. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया पीपल ऑफ द कोब, जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने ही उसको दोबारा बनाया. यूनाइटेड नेशन से कोई हेल्प नहीं मिली, गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं किया, प्रोफेसर कवाटा ने कुछ नहीं हेल्प किया, उन्होंने सिर्फ कोब के जो लोग थे उन्होंने हेल्प की थी. क्वेश्चन नंबर 35, द स्टेटेड पर्पस ऑफ ग्रेट हांशी नवाजी अर्थक्वेक फोरम वॉज, की सबसे अच्छा पर्पस, जो पर्पस क्या था ये GHAE का, वो क्या था? आंसर इज डी, फॉर पीपल टू रिमेंबर एंड टीम फ्रॉम व्हाट हैपेंड, कि वो लोग याद रखें और जो टीम है वो हमेशा याद रखे कि उस टाइम में क्या हुआ था. ये हमारा था इस फोरम का मेन पर्पस. एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द लास्ट पैराग्राफ, जो सेकंड पेज पर लास्ट पैराग्राफ ना, वहाँ पर लिखा है एज वेल एज बीइंग मेमोरियल अवर फैसिलिटी इंडीड दिस फोरम इज अ प्लेस टू लर्न फ्रॉम अर्थक्वेक एक्सपीरियंस, कि हम अर्थक्वेक एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हैं. एंड इनकॉर्पोरेट द थिंग्स वी लर्न इन टू अवर प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर डिजास्टर. अगर फ्यूचर में ऐसा कोई डिजास्टर आता है तो हम अच्छे से प्रिपेयर होकर भी रखेंगे. दैट मीन्स हमने इसको एज अ मेमोरी भी रखा हुआ है और हम इससे हमेशा लर्न भी कर रहे हैं. सो 35 का आंसर यहाँ से एवरीवन हमारा आ गया, दैट इज डी. नाउ द लास्ट कैटेगरी इज अगेन मैचिंग इन्फॉर्मेशन. हमने ये सारे के सारे डिजास्टर कंट्रोल इनिशिएटिव्स को पहले सर्कल कर लेना था, फिर हमने वन बाय वन इनको सॉल्व करना था. क्वेश्चन 36 क्या है जी? पीपल शुड बी द अर्ली ब्रॉडकास्टर्स ऑफ डिजास्टर इन्फॉर्मेशन, कि जो लोग हैं उनको सबसे पहले डिजास्टर की इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना चाहिए. ये हुआ बोला था एवरीवन हेयोगो डिक्लेरेशन में. आंसर इसका है जी ए. अभी हमने हेयोगो डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ना है. कहाँ पर बात हुई थी हेयोगो डिक्लेरेशन की? लास्ट सेकेंड पैराग्राफ में जो हुई थी इसकी बात. अभी हेयोगो डिक्लेरेशन की बात हुई थी, वहाँ पर लिखा था दिस डॉक्यूमेंट एक्सप्रेस द यूनाइटेड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रिलाई नॉट ओनली ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी, कि सारी की सारी जो दुनिया है वो सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं करे, और फैसिलिटीज फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस, ना ही वो फैसिलिटीज के ऊपर डिपेंड करे, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करे? बट ऑन अ पीपल सेंटर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, बल्कि जो वहाँ के लोग हैं उनको पहले से क्या है, वार्निंग देनी चाहिए. जो लोग हैं वो वार्न करे सबको. इसको हम बहुत ही अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डिजास्टर्स को रोक सके. सो हमने क्या बनाया? हमने पीपल सेंटर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया ह्योगो डिक्लेरेशन में. यहाँ से 36 का आंसर आ गया एवरीवन ए. क्वेश्चन नंबर 37, लेड टू न्यू सेंट्रल एरिया फॉर सपोर्ट इन डिजास्टर रिकवरी. इस चीज़ की वजह से एक न्यू सपोर्ट एरिया बना था डिजास्टर की रिकवरी के लिए वास्ते. आंसर इज ग्रेट हांशी नवाजी अर्थक्वेक फोरम, और इसी की वजह से हुआ था एवरीवन. कैसे? अभी यहाँ से आपको ये लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा. यहाँ पर लिखा है ये मेमोरी भी है और ये फैसिलिटी भी है. ये जो फॉरम है इससे लोग लर्न कर पा रहे हैं अर्थक्वेक एक्सपीरियंसेस से, और वो थिंग्स को जो वो लर्न कर रहे हैं उसको यूज़ भी कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर की डिजास्टर्स को रोक सके. कौन सा फॉरम था ये? ग्रेट, जो हमारा था ये ग्रेट हांशी नवाजी अर्थक्वेक फॉरम ही था ना, इसमें ये चीज़ हुई थी. इवन आपको ये थर्ड लाइन से भी मिल जाएगा. दिस पब्लिक फोरम ऑफर्ड अ वेराइटी ऑफ सेशंस ड्यूरिंग विच लेसन्स लर्न फ्रॉम डिजास्टर अर्थक्वेक्स वर डिस्कस्ड, कि हमने बहुत सारे सेशंस क्रिएट किए हैं जिससे हम वो वहाँ पर जो भी हमने लर्न किया था वो उसके बारे में डिस्कशन करते रहे. इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. सो 37 का आंसर यहाँ से आ गया जी, ऑप्शन बी. 38, अ रिमाइंडर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स, की हमने अभी क्या है, रिमाइंडर रखा है कि डिजास्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा था. अगेन बी, ग्रेट वाला था. उन्होंने बोला था ना कि एज अ मेमोरी हमने ये रखा हुआ है. एज वेल एज बींग अ मेमोरी अवर फैसिलिटी एंड इंडीड दिस फॉरम, ये जो फॉरम था ये एज अ मेमोरियल था. दैट मीन्स हमने एज अ मेमोरी इसको ट्रीट किया था. इवन ये जो पैराग्राफ इसमें हमेशा हर जगह पर मेमोरी 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 की बात हो रही है. यहाँ पर भी उन्होंने लाइन नंबर 5 में भी लिखा है
कि इस डिज़ास्टर ये 10 साल पहले हुआ था, सो हमने उस मेमोरी को भूलने नहीं दिया है, हम उसको भूल सकते नहीं, दैट मीन्स इट इज़ क्रिएटेड एज अ मेमोरी नाउ। सो यहाँ से हमारा आंसर 38 का आ गया, अगेन बी। क्वेश्चन नंबर 39, इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर डेवलप्ड कंट्रीज शुड डू मोर टू हेल्प लेस डेवलप्ड कंट्रीज। जब डिजास्टर का टाइम आता है तो डेवलप कंट्रीज को जो पोर कंट्रीज है उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये हुआ था एवरीवन योकोमा स्ट्रेटजी में। योकोमा स्ट्रेटजी की बात हुई थी हमारी इनिशियल पैराग्राफ्स में। योकोमा स्ट्रेटजी में यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 3 एवरीवन, आई थिंक द यूनाइटेड नेशंस वाला पैराग्राफ, वहाँ पर लाइन नंबर 3 में योकोमा स्ट्रेटजी की बात हुई है। लास्ट 4 लाइन्स में वहाँ पर लिखा था डेवलपिंग कंट्रीज को एनकरेज करना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज करें, राइट। और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए डिजास्टर प्रिवेंशन, और उनको फिर फाइनेंशियली भी हेल्प करना चाहिए। दैट मीन्स कि डेवलप्ड कंट्री जो रिच कंट्री है वो पैसे के मामले में जो अंडर डेवलप्ड है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है पुअर कंट्रीज है, उनकी हेल्प कर रही है। कौन सी स्ट्रेटेजी में? योकोमा स्ट्रेटेजी में। यहाँ से 39 का आंसर आ गया एवरीवन, डी। क्वेश्चन नंबर 40th, नेशनल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर प्रिवेंशन शुड बी कंसिडर्ड एट सेम टाइम। कि हमें नेशन को भी डेवलप करना चाहिए और हमें डिजास्टर्स को भी प्रिवेंट करना चाहिए। ये हुआ था एवरीवन योकोमा स्ट्रेटेजी में। अगेन इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द लास्ट 3rd पैराग्राफ, ये जो इन जनवरी वाला पैराग्राफ है। इसमें इन बिटवीन आपको मिलेगा 2005 एंड टू 2015 योकोमा स्ट्रेटजी एक्शन प्लान, ये था दैट पार्टिसिपेंट कंट्रीज एंड एजेंसीज शुड वर्क ओवर द नेक्स्ट 10 years। की जो ये कंट्रीज है और जो कंपनीज है ना उनको 10 साल काम करना चाहिए टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स। एक तो नेचुरल डिजास्टर का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए उनको करना चाहिए, ठीक है। द एक्शन प्लान एनकरेजेस एज अ फर्स्ट स्टेप, ये जो एक्शन प्लान है ये फर्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम। एक तो हम डिजास्टर्स को रोकने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं इन ऑल डेवलपमेंट के वास्ते भी, एंड पॉलिसी मेकिंग प्लेस फॉर ऑल कंट्रीज। हम डिजास्टर्स को भी प्रिवेंट कर रहे हैं और कंट्रीज में डेवलपमेंट भी लेकर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि डेवलपमेंट और डिजास्टर प्रिवेंशन साथ में होना चाहिए। कौन सी स्ट्रेटेजी थी? योकोमा स्ट्रेटेजी। यहाँ से 40th का आंसर आ गया एवरीवन, दैट इज डी। सो दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। आई होप जो कैटेगरीज आपको बहुत मुश्किल लग रही है आपको अभी आसान लग रही होंगी। एमसीयूज के वास्ते हमेशा हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। उसके ऑप्शंस को पहले नहीं रीड करना होता, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना होता है। जब हम अपनी मैच की इन्फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम हमें जो मेन वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रेटजीज के नेम गिवन थे, रिसर्चर्स के नेम गिवन होते हैं, कभी कभी बुक्स के नेम गिवन होते हैं। जहाँ पर भी वो बुक्स के नेम रिसर्चर्स के नेम गिवन है पहले जाकर हमने सर्कल कर लेना है उनको, फिर वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना। अगेन देन जो हमारे पास और कैटेगरीज आती है, जैसे हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग की थी, उसकी फर्स्ट लाइन्स और लास्ट लाइन्स को रीड करो, ज़्यादातर आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे। जो एक दो ट्रैप क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने आपको खुद ब खुद एज अ जाल आपको दिया हुआ है, उसको आप सेंटर में से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हमने पहले जो फर्स्ट और लास्ट लाइन्स हैं उनको ही रीड करना होता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो और आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डाउट है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम आपके सहूलत के लिए वो वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन।